नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी में। तो सीखते रहो, सिखाते रहो और आगे बढ़ते रहो मेरे यानी कि मुकेश मेहता के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए। भारतीय संविधान को हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं और आज हम भाग 1 की चर्चा करेंगे। भाग एक में आर्टिकल 1 से 4 तक होता है और भाग 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र। मतलब कि यहाँ संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब ये है कि कौन कौन सा राज्य और कहाँ कौन सा क्षेत्र कितना है भारत के पास, जिस पर भारत के ही नियम लगेंगे। ये इसके ऊपर जो है वो विस्तृत चर्चा होगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत जो है वो अखंड भारत था, वह भारत था और यह अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका बर्मा तक था। और यह कैसे टूटा और इसके राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, इसे हम संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 में पढ़ेंगे। जो 22 लेसन है, 22 लेसन यानी भाग, उनमें से पहला भाग पर आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान एक किताब है। इस किताब को मतलब देश या राज्य के शासन को चलाने के लिए जिस किताब की हमें ज़रूरत होती है उसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब का नाम भारतीय संविधान है, जिसे हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन्स को हम भाग कहते हैं। आप कोई किताब पढ़िए तो उसमें लेसन आएंगे, तो उसमें जो टॉपिक बाय टॉपिक लिखे गए हैं, जैसे आप लोग तीर दे देकर लिखते हो ना, उसे कहते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल। तो टोटल आर्टिकल जो है वो 395 है। अगर आप ABCD की बात नहीं करेंगे तो ABCD को हम कंसिडर नहीं करते, न्यूमेरिकली कंसिडर करते हैं। अगर ABCD में कंसिडर करते तो ये शायद 25-26 ही होते। अब हम IPC की चर्चा करेंगे। IPC में क्या होता है कि IPC जब पुलिस आपको किसी क्राइम के दौरान कूटेगी, मारेगी और जो है उसके बाद जो है आपके ऊपर जो केस दर्ज करेंगे उसे हम धारा और सेक्शन कहते हैं। जिस टॉपिक में आपके ऊपर केस दर्ज करेंगे उसे हम धारा और वो कोर्ट में भेजेगी पुलिस। तो कोर्ट में जब आपको पुलिस भेजेगी तो आपके ऊपर जो केस जज साहब सवाल जवाब करेंगे उसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 ये है, इसे कहते हैं। CRPC में चर्चा होगी इसमें जो है वो सेक्शन और धारा आते हैं। अभी हमको समझना है पॉलिटी का भाग 1 यानी कि संविधान का भाग 1। भाग 1 जो है इसमें क्या है, इसमें एक ही भाग में पूरे के पूरे 395 अनुच्छेद तो आएंगे नहीं, तो इसमें जो है वो हमें भाग आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें हम पढ़ेंगे। भाग 1 कंप्लीट कर लिया तो 1 से 4 तक आर्टिकल आप समझ, और इसमें क्या क्या लिखा गया है वो अनुच्छेद के हिसाब से है। अब पहला अनुच्छेद यानी कि फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा गया, तो उसमें ये 3 बातें लिखी गई। पहले आप नॉर्मली ये 3 बातों को समझिए। इसमें पहली बात जो लिखी गई है ये है कि भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। यहाँ पर इंडिया या भारत दोनों शब्द हो सकते हैं। एक बार इसमें पिटीशन भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि भारत का नाम इंडिया से हटाकर सुप्रीम कोर्ट भारत किया जाए। हम भारत माता की जय कहते नहीं कहते इंडिया माता की जय। हमें भारत रत्न दिया जाता नहीं इंडिया रत्न दिया जाता है। भारत भाग्य विधाता होता है, हर जगह भारत का ही प्रयोग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारत का पिटीशन है, इसका कोई औचित्य नहीं है। संविधान में ऑलरेडी जो है वो इंडिया दैट इज भारत कहा जाता है। तो ये भारत जो है वो देश नहीं है संविधान के हिसाब से। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का एक संघ है। अब संघ और फेडरेशन में कुछ अंतर होता है। अब हम लोग क्या अंतर होता है वो पढ़ेंगे। हम लोग संघ मतलब फेडरेशन में नहीं आते हैं, हम यूनियन में आते हैं। एक होता है कन्फेडरल, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। तो हम यूनियन में आते हैं। अब कन्फेडरल क्या होता है आप समझिए। कन्फेडरल क्या होता है कि एक छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। उसके बाद उस देश को जो है वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति उस देश को दे देते हैं। तो ये कन्फेडरल बहुत कमज़ोर होता है, इसमें कभी भी टूटने का डर होता है। ये एक समझौते के तहत जो है वो देश बनाते हैं। जब समझौता टूटता है तो देश टूटने का डर रहता है। फेडरल कन्फेडरल का ही एक सभ्य रूप है यानी कि थोड़ा सा इससे शक्तिशाली है। यानी ये भी राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण करता है। और जब वो राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र को दे देते हैं कि लो भाई साहब अब आप इसका प्रयोग करें, तो भारत जो है वो यूनियन है, ये फेडरल नहीं है। इसका एक सीधा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कन्फेडरल में कि इसे हम ईंट भट्टे की तरह देखें, जिसमें क्या होता है कि 1-2 ईंट निकाल देंगे तो सारी ईंटें गिर जाएगी। ये कन्फेडरल इतना कमज़ोर होता है। और फेडरल का जो एक छोटा उदाहरण देंगे, इसमें क्या होता है कि एक दीवार आप इस तरीके से दीवार बना देंगे, ईंट जोड़ जोड़ के, सीमेंट से ईंट जोड़ जोड़ के बना देंगे। तो ये जो है ये आपका फेडरल में आएगा। मतलब फेडरल थोड़ा सा मजबूत होगा क्योंकि इसमें सीमेंट और ये लगा के इसके जोड़ दिया गया है। लेकिन इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, हथौड़ी छीनी मारेंगे तो ये टूट जाएगा। और उस यूनियन में क्या है कि इसे भी हम सीमेंट और ईंट की दीवार की तरह इसका भी उदाहरण देंगे। इसे भी उसी तरह समझिए कि ये ईंट और सीमेंट से जोड़ी हुई दीवार है और इसी दीवार के ऊपर हम यदि प्लास्टर कर देते हैं सीमेंट से तो ये और मजबूत हो जाएगी। मतलब इसमें टूटने का डर नहीं रहेगा। ये
मजबूत हो जाएगी, ये नहीं टूट सकती। इस तरीके से हमारा जो है वो यूनियन होता है। इसलिए हम लोग यूनियन में आते हैं, फेडरल और कन्फेडरल में नहीं आते हैं। अब अमेरिका जो है वो फेडरल है। अमेरिका कई बार टूटा है, इसमें टूटने का डर रहता है। अमेरिका कई बार टूटा है, कई बार टूट चुका है। इसके 50 राज्य है, 50 राज्य का अपना झंडा अलग है, 50 राज्य की अपनी नागरिकता अलग है, 50 राज्य का जो है वो अपना संविधान अलग अलग है। तो ये अपने आप में जो है वो अलग अलग समझौता करके रह रहे हैं। जिस दिन इन लोगों का मन हुआ टूटने का, अलग होने का, अलग देश बनाने का, तो ये अलग टूट जाएंगे और अलग होकर जो है वो अमेरिका से अलग हो जाएंगे। इस तरीके से इसमें टूटने का डर रहता है। इसलिए हमारे भारत के जो है उन लोगों ने देखा, संविधान बनाने वालों ने, संविधान निर्माताओं ने, कि भाई हमारे देश में जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं। ये फेडरल जो है वो पढ़े लिखे लोगों में सफल होता है। हमारे देश में क्या उस समय अनपढ़ लोग थे, मतलब अशिक्षित ज़्यादा थे, शिक्षा की कमी थी। तो उस समय संविधान निर्माताओं को ये ध्यान में आया कि यार यदि हम लोग इसे फेडरल जैसा रूप देंगे तो ये कभी भी टूट सकता है, टूटने का डर रहेगा। क्योंकि हमारे उत्तर भारत में लुंगी का प्रचलन ही नहीं है, और आप दक्षिण भारत में जाकर देखें तो वहाँ लुंगी का प्रचलन है। लुंगी वहाँ का मेन पहनावा है, वहाँ की वेशभूषा है। आप राजस्थान में जाइए तो वहाँ पर पगड़ी चलती है, आप पंजाब में जाइए तो और कुछ है, महाराष्ट्र में जाइए तो और कुछ है। अगर ऐसा कुछ, उनकी बोली अलग है, सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में आया कि यदि हमारे जो देश है इसको हम अगर यूनियन की बजाय फेडरल बनाएंगे तो ये कभी भी टूट सकता है। अलग अलग भाषाएं हैं तो उस भाषा के आधार पे लोग अलग देश की मांग करेंगे, अलग पहनावा है तो उस पहनावे के आधार पे लोग अपने देश की मांग करेंगे। तो भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, जिसमें तोड़ना बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से ये टूट नहीं सकता है। अब इसमें दूसरा ये है कि भारत में जो राज्य है वो हमको कैसा पता चलेगा कि जैसे मध्य प्रदेश भारत का राज्य है, तो कैसे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश भारत का राज्य है? क्योंकि आर्टिकल 1 में तो कहीं इसकी चर्चा ही नहीं है कि मध्य प्रदेश भारत का राज्य है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये संविधान है, संविधान, इस संविधान में देखो, ये इतना मोटा नहीं है, इसमें एक पेज में हिंदी में है, एक पेज में अंग्रेजी में है, इसलिए इतना मोटा दिख रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि राज्यों के नाम जानना चाहते हैं, राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं और कितने राज्य हैं, उनकी सीमा, उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला, ये जानने के लिए आपको पहली अनुसूची में जाना पड़ेगा। मतलब आर्टिकल 1 में राज्यों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको एक डायरेक्शन दे दिया है, इसमें दूसरा डायरेक्शन दे दिया गया है संविधान में कि आपको यदि राज्यों के बारे में जानना है तो पहली अनुसूची में जाइए और वहाँ पर आपको राज्यों के बारे में डिटेल मिलेगा कि ये मध्य प्रदेश राज्य है भारत का, इसकी सीमा रेखा क्षेत्रफल कितना है, इसका जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इस तरीके से उसे जानने के लिए आपको संविधान की पहली अनुसूची में जाना पड़ेगा। अब इसी तरह से अगला जो है वो आर्टिकल 1 का अगला मतलब तीसरा, अभी आर्टिकल 1 में तीसरा क्या कहता है कि वर्तमान में इसमें जो बड़े राज्य है, बड़े राज्यों का दर्जा जिन्हें है वो ऐसे राज्य 28 है और बाकी यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 है। और अर्जित क्षेत्र, भाई साहब अर्जित क्षेत्र को ऐसे समझिए जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग उठी है तो भारत उसे स्वतंत्र करा के अपन जो है वो उसे कह दे कि आज से इसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा, तो वो हमारा अर्जित क्षेत्र रह जाएगा। मतलब संविधान वाले कितने बुद्धिमान है, इन्हें देखिए, इनकी बुद्धि देखिए कि अर्जित क्षेत्र वर्तमान में नहीं है, लेकिन जब होगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ले लेंगे कहीं से भी। ऐसा इन लोगों ने जो है वो संविधान को इस तरीके से बनाया है। तो किसी ने सच ही कहा है कि संविधान जो है वो कहता है कि मैं इतना कड़ा भी नहीं हूँ कि किसी के ऊपर जो है वो अपने जान का बोझ बन जाऊँ, और मैं इतना लचीला भी नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ खिलवाड़ कर जाए और किसी कानून की धाराओं के साथ खिलवाड़ करके वो ऐसा करके। तो आर्टिकल 1 जो है वो खत्म हो गया है। अब आर्टिकल 2 को पढ़े। अब आर्टिकल 2 को हम इस तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 2 में देखिए, अब आप आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद को पावर है कि वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति को केवल सूचना दी जाती है, अनुमति नहीं ली जाती है। भैया आपको केवल अनुमति नहीं ली जाती, सूचना दिया जाता है। उसके सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ये संसद को पावर होता है। तो अनुच्छेद 2 जो है वो आपको कहता है कि राष्ट्रपति को बिना अनुमति के यानी सूचना दिए ही भारत के बाहर यदि कोई देश है या कोई टुकड़ा है, विदेशी राज्य है, उसे अपने में मिला सकता है। ये संसद को ये पावर है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति का मतलब ये नहीं होता कि वो राष्ट्रपति से पूछेगा। देश में राष्ट्रपति की उतनी ही अहमियत है जितनी कि परिवार में फूफा जी की अहमियत होती है। वो नाराज हो चाहे नाराज ना हो, उसकी उतनी ही औकात, उतनी ही इज्जत होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में ये होता है बस उसे सूचना दी जाती है खाली, और चले जाते हैं उसे अपने में मिलाने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि नेपाल बहुत उड़ रहा है, उसे लगा कि भारत में मिल जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को फोन करेंगे कि ये राष्ट्रपति साहब हम जा रहे हैं नेपाल को मिलाने, क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि ना कहेंगे तो उनके ऊपर जो है वो महाभियोग लग जाएगा राष्ट्रपति को। और ऐसा हुआ भी 16 मई 1975 को ऐसा हुआ, जो सिक्किम जो है, सिक्किम, ये भाई साहब सिक्किम जो है ये हमारा राज्य था ही नहीं, ये अलग स्वतंत्र राज्य था। अब चाइना ने जो है वो तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया
और तिब्बत यहाँ के लोगों को इतना कूटा पीटा और इन लोगों को अलग करके इनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब सिक्किम डर गया। सिक्किम को लगा इसने जो किया यहाँ पे वो हमारे यहाँ भी कर सकता। तो सिक्किम को लगा कि अब हमें भारत में मिल जाना चाहिए। तो सिक्किम ने कहा भारत को कि भाई हम आप में मिल जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम लोगों को जो है वो अलग अलग बिखरा दो। मान लीजिए कि हमारे घर में 4 परिवार में 4 सदस्य है, तो आप किसी को केरल भेज दिए, किसी को अंडमान भेज दिए, किसी को राजस्थान भेज दिए, किसी को गुजरात भेज दिए, कहीं ऐसा तो नहीं करोगे। तो भारत वालों ने कहा कि देखो भाई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो जो है वो हमारे यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा आपको, और आपके राज्य को वही अधिकार मिलेगा जो अन्य राज्यों को अधिकार मिलेंगे, और सभी अधिकार आपके और अन्य राज्य के समान होंगे। ऐसा कहा तब सिक्किम हमें मिलने के राजी हो गया। लेकिन सिक्किम जो है वो डायरेक्ट हमारे में नहीं मिला। उसने क्या किया, पहले तो वो भारत से कहा कि भैया हम पहले ट्राई करेंगे। तो उसने हमारे साथ एक समझौता किया। 35वां संशोधन जो हुआ संविधान में, उसमें 35वां संशोधन में सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया कि वो सह राज्य का मतलब ना वो हमारा राज्य है ना वो किसी और देश का राज्य है, वो एक स्वतंत्र राज्य है लेकिन हमारा सह राज्य है। तो उसे सह राज्य बनाया गया। ये आर्टिकल 2 के ए में इसे जोड़ा गया। उसके बाद जो है वो बाद में सिक्किम को लगा कि नहीं यार भारत अच्छा है, हमारी तरह ही है, वो हमें अच्छा हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। तब सिक्किम को लगा, तो सिक्किम फिर जो है वो पूरी तरह से हमारे में मिलने को राजी हो गया। फिर दूसरा संशोधन हुआ, इसमें 36वां संशोधन हुआ। 36वां संशोधन करके सिक्किम को जो है वो भारत में मिलाया गया और यह भारत का 22वां राज्य हुआ। इस तरीके से सिक्किम के लोगों को भी पता है कि उन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। आज वो कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत उन लोगों ने भी भारत को अपना समर्पित कर लिया, पूरी तरह से समर्पित हो गया। ये भारत है, यहाँ जो भी आएगा वो इस जमीन को चुमेगा, यहाँ की पावन धरा पावन भूमि को चुमेगा। इतनी पवित्र धरती पर हम लोग जो जन्म लिए हैं, हमारा सौभाग्य है। अब आर्टिकल 2 खत्म हुआ। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्यों को अपने में मिला लो। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जिस राज्य को, जिस टुकड़े को हमने अपने में मिलाया है उसे तोड़ ताड़ दो, यानी कि उसका नाम बदल दो, उसका क्षेत्रफल बदल दो, उसके टुकड़े करके 2 भागों में बांट दो, उसकी सीमा बदल सकती है। ये आर्टिकल 3 कहता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। एमपी को छत्तीसगढ़, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। इस तरीके से राज्य अलग अलग हो सकते हैं, राज्य बदल सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखिए कि प्रदेश को 2 भागों में बांटा। आंध्र प्रदेश को राष्ट्रपति ने कहा कि हम आपको तोड़ना चाहते हैं और तेलंगाना को अलग करना चाहते हैं। तो वहाँ की असेंबली में पास नहीं हुआ, लेकिन संसद को ये पावर है कि ये 50% बहुमत पे, 50% के बहुमत पे ये जो है वो इसको पावर है कि राष्ट्रपति की अनुमति यानी कि सूचना देकर जो है वो तोड़ सकता है। ये संसद को पावर होता है। लेकिन 2014 में चूंकि वहाँ के इलेक्शन थे, इसलिए राज्य तुम जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। ये यूनियन है, यूनियन में केंद्र को ज़्यादा शक्ति होती है। और संसद में साधारण बहुमत यानी 50% से पास कर दिया और आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना अलग हो गया। और आज आंध्र प्रदेश के लोग चिल्लाते रह गए कि काहे तोड़ा। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। अब अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी राज्य को अपने में मिलाइए। अब 3 कहता है कि उसे अलग कीजिए, उसे मिलाए, जिसे उसे तोड़ ताड़ के उसकी सीमा बदलो, उसकी जो है वो क्षेत्र बदलो, ऐसा उसमें कहा गया। तो इस तरीके से उन्होंने एमपी और छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान और बिहार। अब क्षेत्र बदल सकता है। क्षेत्र बदलने का एक अच्छा सा उदाहरण हो सकता है कि जैसे उड़ीसा को कलिंग से उड़ीसा, कलिंग नाम था उड़ीसा का पहले, उसे अब उड़ीसा हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविजन था। उत्तर प्रदेश को जो है वो यूनाइटेड प्रोविजन कहते थे और मध्य प्रदेश को जो है वो सेंट्रल प्रोविजन कहते थे। इस तरीके से सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकता है, और नाम भी बदल सकते हैं बिना उस राज्य के सहमति। तुम गुस्सा करो चाहे गुस्सा ना करो, इससे कोई मतलब नहीं है। संसद केवल एक फॉर्मेलिटी निभा देती है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति जी को पूछा नहीं जाता, सिर्फ सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति जी को कहते हैं कि सुनिए राष्ट्रपति जी, बहुमत से पास कर दिया कि आंध्र प्रदेश को तोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश टूट गया तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश के लोग चिल्लाते रह गए कि क्यों तोड़ा। इस तरीके से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में हम पार्ट 2 बनाकर आपको बताएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।